नमस्कार दोस्तों। हम एसएससी जीडी के लिए जीएस और जीके के इम्पोर्टेंट सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से 11 सेट हम कर चुके हैं और आज हम 12वां सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान ना केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि ये विश्व की भी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी श्री मावो भंडार नायके। ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। तो श्रीलंका की भी पहली महिला प्रधानमंत्री हो गई और दुनिया की भी पहली महिला प्रधानमंत्री ये बन गई। इसका फोटो ये है और यहीं से एक और आता है कि विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति तो ये कौन से देश की थी? ये थी अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की जो महिला थी वो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी और इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था मारिया एस्टेला। मारिया एस्टेला इनका नाम था और ये विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो श्रीलंका की थी। इनका नाम था श्री मावो भंडार नायके। ये इनका फोटो है और ये श्रीलंका की रहने वाली थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो रमन मैगसेसे अवार्ड जो है ना, ये एशिया का अवार्ड है। किस लेवल का अवार्ड है? ये एशिया लेवल का अवार्ड है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे बोला जाता है। और ये मिला किसको था? ये मिला था आचार्य विनोबा भावे को। किस लिए मिला था? उन्हें मिला था सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। इसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और ये अवार्ड जो है ना 1964 में 1964 में किसको मिला था? ये मिला था 1964 में वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन भी ये अवार्ड ले चुके हैं सन 1964 में। वर्गीस कुरियन कौन है? इन्हें हम दुग्ध क्रांति या फिर सफेद व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक भी कहते हैं। जो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ना, उसके पिता कौन है? उसके पिता है वर्गीस कुरियन। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वर्गीस कुरियन। और इन्हें भी ये रमन मैगसेसे अवार्ड मिला था 1964 में। और सबसे पहले जो भारतीय थे वो कौन थे? वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया था। और उसके बाद ये अवार्ड 1985 में समाज सेवा के इन्हें जो मिला था वो मिला था सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए। वर्गीस कुरियन को जो मिला था वो मिला था किस लिए? वो मिला था व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए। और 1985 में समाज सेवा के लिए बाबा आमटे को मिला था। किसको मिला था? बाबा आमटे को ये अवार्ड मिला था। फिर ये अवार्ड एक और अभी के जो सदस्य हैं 2006 में ये अवार्ड किसको मिला था? 2006 में ये अवार्ड दिया गया था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भी ये अवार्ड ले चुके हैं और इसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, रमन मैगसेसे अवार्ड। क्या बोलते हैं इसको? रमन मैगसेसे अवार्ड। जो सबसे पहले भारतीय थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से मांसाहारी पौधा कौन सा है? अब इंसान तो मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर भी मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे भी मांसाहारी होते हैं। ये जो रंगीन सा पौधा दिख रहा है ना, ये एक मांसाहारी पौधा है। कैसा पौधा है? मांसाहारी पौधा है। इसमें जो है ना, यहाँ से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं? कीड़ों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? कीड़ों को आकर्षित करते हैं। और जब कीड़े यहाँ पे आके जैसे ही बैठते हैं
कीड़ा कोई भी आएगा और वो यहाँ पे आके बैठेगा, तो इसमें जब भी यहाँ पे कीड़ा आता है तो ये इसके जो ऐसे पत्तियां जो दिख रही है ना, तो ये बंद हो जाती हैं और कीड़ा अंदर रह जाता है, और ये उससे क्या करते हैं, उसके शरीर से नाइट्रोजन वगैरह मतलब फूड मटेरियल ये प्राप्त करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं, ये पौधे कार्निवोरस या मांसाहारी होते हैं। तो यहाँ से एक सीक्रेशन निकलता है, मतलब अंदर से एक खुशबूदार कुछ भी जो कीड़ों को आकर्षित करे, मतलब कीड़े यहाँ आके बैठे और फिर ये बंद हो जाएगा। तो ये कैसे पौधे होते हैं, ये मांसाहारी पौधे हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, वो है वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप जो है ना, वो कैसा प्लांट है, एक कार्निवोरस, एक मांसाहारी प्लांट है। और इसके कुछ और भी उदाहरण है, मतलब जो मांसाहारी होते हैं। तो एक और उदाहरण लिख लेते हैं हम। एक उदाहरण है कौन सा, डोरसेरा। क्या है, डोरसेरा। दूसरा क्या है, वो है ब्लेडर बर्ड, ब्लेडर बर्ड। और तीसरा उदाहरण क्या है, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। ये चारों जो है, पहला है वेनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा डोरसेरा, फिर ब्लेडर बर्ड और पिचर प्लांट। ये चारों जो है ना, ये कैसे पौधे हैं, मांसाहारी पौधे। मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। फोटोसिंथेसिस ये क्या करते हैं, कीट भक्षी, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कीट भक्षी। मतलब ये कीड़ों का भक्षण करते हैं, कीड़ों को खाते हैं और अपने जरूरतें पूरी करते हैं। तो ये कैसे पौधे हो गए, कीट भक्षी पौधे हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें क्या है, ये मान लो उत्तरी ध्रुव है और ये कौन सा है, ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमसे कहना चाह रहे हैं उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी, कोणीय दूरी वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास अक्षांश, ध्रुव, गोलार्ध या फिर देशांतर। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, इसमें हम उपयोग करते हैं लेटीट्यूड या फिर अक्षांश का। ये जो रेखाएं होती है, इस तरह की रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो कि विषुवत रेखा, एक रेखा होती है विषुवत रेखा के समांतर होती है। तो कैसी होती है, विषुवत रेखा के समांतर ये रेखाएं होती हैं। क्या इनको किससे दर्शाते हैं, कौन से शब्द यूज करते हैं, अक्षांश शब्द हम इसके लिए यूज करते हैं। तो उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो लैटिट्यूड। जब हम किसी भी मतलब अगर देखते हैं ना, तो हेलीकॉप्टर को जब लैंड करना होता है ना हेलीपैड पे, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो दूरी देखी जाए, उसका जो फिक्स एक पॉइंट देखा जाता है ना, तो वो लैटिट्यूड ही देखा जाता है, लैटिट्यूड या फिर एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड एल्टीट्यूड मतलब इतने अक्षांश और इतने देशांतर पे उसको लैंड करना है, तो एक फिक्स होता है। मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को देखते हुए ये पॉइंट डिसाइड किए जाते हैं कि इतना लैटिट्यूड या इतना एल्टीट्यूड पे हमें, मतलब देशांतर और इतने अक्षांश पे, इतने डिग्री अक्षांश पे हमें उसको लैंड कराना है। तो हमारा आंसर क्या है, अक्षांश हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मानव में, एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन होते हैं। केनाइन मतलब क्या है, केनाइन मतलब ये दांतों की बात चल रही है। केनाइन दांत, केनाइन मतलब जो हमारे कील दांत होते हैं, जो काटने का काम। ये अगर मांसाहारी जानवरों में देखो तो ज्यादा देखते हैं, जो उनका जबड़ा जो होता है ना, तो उसकी जो मांस को काटने या फिर फाड़ने के लिए जो दांत यूज किए जाते हैं ना, जो कि नुकीले दांत हमारे पास होते हैं। शेर में देखो तो शेर के, शेर या फिर कुत्ते जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, उनमें ये दांत क्लियर दिखते हैं। उसकी संख्या हमसे पूछी गई है कि केनाइन दांत कितने होते हैं। तो केनाइन दांत हमें पता होता है कि 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे की साइड होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के पास कितने केनाइन दांत होते हैं, 4 होते हैं। अब इंसान के जो दांत होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं नुकीले, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको तो बोल दिया केनाइन। केनाइन तो ये किस लिए काम आते हैं, ये आते हैं चीर फाड़ के, मतलब जानवरों में ये ज्यादा विकसित होते हैं। तो जो मांसाहारी जानवर वो मांस को फाड़ने या फिर चीरने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर जो बीच में जो होते हैं,
बीच में जो दांत होते हैं ना, इसको हम, ये दांत किस लिए काम आते हैं, ये दांत आते हैं काटने के लिए। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है इंसीजर। इंसीजर इनको हम बोलते हैं, या फिर कृंतन दांत हिंदी में इसको हम बोलते हैं, काटने वाले दांत। कौन से दांत बोलते हैं, काटने वाले। फिर इनके जब पीछे जो हल्के से दांत होते हैं ना, दो दो दांत यहाँ पे होते हैं, दो यहाँ पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। उसको क्या बोला जाता है, प्रीमोलर। और फिर इसके बाद जो और जबड़े में जो 32 दांत पूरे पाए जाते हैं, जो आखिरी के दांत होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मोलर। तो मतलब इंसानों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहले हो जाते हैं हमारे केनाइन, जो कि नुकीले होते हैं। दूसरे नंबर पे कौन से हो जाते हैं हमारे, इंसीजर। इंसीजर तीसरे पे प्रीमोलर, और चौथे मोलर। और ये सारे मिला के कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं, जिसमें से 4 दांत कैसे होते हैं, केनाइन दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बंदरगाह कौन सा है। हमसे पूछा गया है कि पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में केवल एक ही शहर है जिसमें थोड़ी बहुत व्यापार या फिर पैसा है, बाकी सारा पाकिस्तान तो खत्म है। तो ये कौन सी जगह पे है, ये है कराची में। ये कराची में भी नहीं, कराची से भी 35 किलोमीटर दूर है। तो पाकिस्तान का जो भी व्यापार चलता है ना, वो इसी बंदरगाह से होता है। तो कौन सा सबसे बेस्ट बंदरगाह है, वो है कराची का बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कराची का बंदरगाह, जो कि कराची जो शहर है, कराची शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। और पाकिस्तान अपना सारा व्यापार यहीं से लगभग करता है। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, तो पाकिस्तान की राजधानी भी लिख लेते हैं अपन, इस्लामाबाद। कौन सी है, इस्लामाबाद है। कहां से है, इस्लामाबाद जो है ना, वो पाकिस्तान की राजधानी है। बंदरगाह कौन सा है, कराची बंदरगाह, जो सबसे बेस्ट है, वो पूरा का पूरा काम यहीं से किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फुट का उपयोग, फुट जो वर्ड है ना, वो किस खेल में उपयोग किया जाता है। तो उसका सीधा सीधा फैक्ट है, ये गोल्फ में यूज किया जाता है। गोल्फ जो खेल होता है ना, तो गोल्फ में हम क्या करते हैं, फुट एक शब्द का उपयोग करते हैं। इसमें कई तरह के उपयोग किए जाते हैं, और भी शब्द हैं इसमें, फुटबॉल, निवाले, या फिर ऐसे शब्द जो कि गोल्फ में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन वर्ष खालिस्तान में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये मतलब एक आजादी से रिलेटेड कोई एसोसिएशन होगा जो अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया था। तो उसका नाम क्या रखा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये जो है ना, ये किसने गठित किया था, ये गठित किया था, किसने गठित किया था, ये गठित किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह के द्वारा ये एक संगठन तैयार किया गया था, जो कि 1928 में किया गया था, और दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, दिल्ली में। तो यही हमसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन कौन से वर्ष में किया गया था। तो 1928 में किया गया था। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। और दिल्ली में ये संगठन बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो ऐसा ही एक संगठन जो है ना, वो किसने बनाया था, वो बनाया था सचिंद्र सन्याल ने। एक और देशभक्त थे, कौन थे, सचिन सन्याल। इन्होंने भी एक इसी तरह का संगठन बनाया था। कब बनाया था, 1924 में। मतलब 1928 में ये बना, इससे पहले 1924 में। कहां पे, कानपुर में। कानपुर में एक संगठन बनाया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये कब बना था, ये बना था 1924 में। बनाया किसने था, सचिंद्र सान्याल ने। और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था। वो कब बना था,
1928 में बना था। और बनाया किसने था? भगत सिंह ने नई दिल्ली में बनाया था, और ये कानपुर में एक ग्रुप बना हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1920 का खिलाफत आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तो 1920 में जो खिलाफत आंदोलन था वो किस लिए किया गया था, मतलब किसके सपोर्ट में किया गया था, वो हमसे पूछा गया है। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहली बात तो ये है, तो वो किया गया था भारतीय मुस्लिमों द्वारा। भारतीय मुस्लिमों द्वारा किया गया था। और किसके लिए किया गया था? तुर्की के लिए। किसके लिए किया गया था? तुर्की के लिए 1920 में खिलाफत आंदोलन किया था, भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया था तुर्की के लिए। क्योंकि ब्रिटेन ने जो है ना कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी जिससे वहां की सामाजिकता को थोड़ा सा नुकसान हो रहा था। उनकी सपोर्ट के लिए भारतीय मुसलमानों ने 1920 में क्या किया था? खिलाफत आंदोलन किया था। ब्रिटेन के खिलाफ किया था, विशेषकर किसके लिए? ब्रिटेन के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी जो कि समाज के हिसाब से सही नहीं थी। तो भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के सपोर्ट में ये खिलाफत आंदोलन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म हमसे पूछा गया है कि उनका जन्म कब हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म, तो मदर टेरेसा का जो जन्म था वो कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को। कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को हुआ था। मदर टेरेसा कैसी थी? एक समाज सेवी थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उत्तरी मैसिडोनिया में। कहाँ पे हुआ था? उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था। फिर क्या हुआ? ये 1948 में भारत आई, और इन्हें 1948 में जो है ना भारतीय नागरिकता मिल गई। 1948 में इन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। और इन्होंने भारत में गरीबों के लिए, ये एक संत थी, मतलब नन जो होते हैं ना, नन थी ये, एक क्रिश्चियन जो होते हैं ना चर्च में जो महिला पुजारी होती है उसको नन बोला जाता है, तो वो थी। और इन्होंने भारत में समाज सेवा के लिए बहुत सारे काम किए। और ये भी हमसे पूछा जाता है कई बार कि 1948 में इन्हें क्या मिल गई थी? भारतीय नागरिकता मिल गई थी। और जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये एक संस्था इन्होंने बनाई थी, एक चैरिटी संस्था बनाई थी। तो ये इन्होंने कहाँ पे बनाई थी? ये बनाई थी इन्होंने कलकत्ता में, कोलकाता। कोलकाता में इन्होंने ये संस्था बनाई थी। और इनका देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था 5 सितंबर 1997। 5 सितंबर 1997 को 87 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। ये एक संत थी, इन्होंने भारत में कई सारे समाज सेवा वाले काम किए। और 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अटल टिंकरिंग लैब निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? किस संस्था ने अटल टिंकरिंग लैब के बारे में, ये संस्था जो है ना किसके द्वारा बनाई गई? तो अटल टिंकरिंग लैब हम समझ लेते हैं। ये जो है ना ये लैब है, ये किस स्तर पे है? स्कूल स्तर पे लैब ये बनाई जानी है। तो स्कूल स्तर पे बच्चों को साइंटिफिक चीजें सिखाने के लिए ये बहुत बड़ी लैब होती है। मतलब उस लैब में काफी रोबोटिक चीजें और साइंटिफिक एक रिसर्च टाइप की होती है। तो बच्चों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही साइंटिस्ट की एक दिशा देने के लिए ये अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की पहल की गई। तो ये किसके द्वारा की गई, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रीय आयुष मिशन, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, या फिर केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड। तो ये जो है ना ये संस्था कौन सी संस्था के द्वारा? ये नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा ये पहल की गई अटल टिंकरिंग लैब की, जो कि स्कूल स्तर पे, स्कूली शिक्षा स्तर पे लैब बनाई जाएंगी जो बच्चों को साइंटिफिक रिसर्च के बारे में स्कूल लेवल पे ही बताएंगे। आगे समझ में?
नीति आयोग ये किसके द्वारा, इसका अध्यक्ष कौन, मतलब किसके द्वारा संचालित होता है? ये संचालित होता है प्रधानमंत्री द्वारा। नीति आयोग किसके द्वारा संचालित होता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा ये संचालित अभी होता है। अगला क्वेश्चन है शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं शीत निद्रा ही क्या होती है। तो शीत निद्रा या हाइबरनेशन ये इंसानों में ये एक प्रक्रिया है जो कि इंसानों में नहीं पाई जाती, ये मुख्यतः पाई जाती है किसमें? कीटों में, या फिर कभी कभी देखने मिलती है पौधों में। इंसानों में ये प्रक्रिया हाइबरनेशन या शीत निद्रा नहीं पाई जाती है। तो शीत निद्रा में क्या होता है, जहां जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, मतलब -50 ऐसी इस टाइप का टेम्परेचर रहता है, तो वहां पे क्या करते हैं, इतने कम टेम्परेचर पे कीड़े या कीट छोटे छोटे जिंदा नहीं रह सकते इतने कम टेम्परेचर पे, तो वो क्या करते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं, मतलब वो सो जाते हैं। जैसे ही वहां पे ठंड का मौसम आया, मान लो अगर 4 महीने वहां पे ठंड कैसी रहने वाली, -50 डिग्री सेल्सियस ठंड रहने वाली है, तो वो क्या करते हैं, शीत निद्रा या हाइबरनेशन में सो जाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, वो अपने शरीर की क्रिया को बिल्कुल शून्य कर लेते हैं या फिर बहुत माइनर कर लेते हैं, मतलब उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर जैसे वो 100% ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो वो 5% ऑक्सीजन में ही अपना काम चला लेते हैं, और उस दौरान ना तो वो कुछ खाते हैं ना पीते हैं, मतलब शरीर की जो चयापचय क्रियाएं जो चलती है ना, वो बिल्कुल लगभग खत्म हो जाती है, और वो एक ऐसी निद्रा में सो जाते हैं जब मौसम कैसा होता है, फेवरेबल होता है, तो वो उठ जाते हैं। तो ये जो क्रिया है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है, वो ठंडे प्रदेशों में कीटों के अंदर पाई जाती है। इससे इसका क्या फायदा है, इतने कम टेम्परेचर पे मर जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर सो जाते हैं, महीनों पड़े रहते हैं, और जैसे फेवरेबल टेम्परेचर आता है, मौसम आता है, और वो जीवित उठते हैं, मतलब उठ जाते हैं। तो ये केवल कीटों में पाया जाता है, इसलिए कीट जो है ना सबसे सफल जीव माना जाता है पृथ्वी का। पृथ्वी का सबसे सफल जीव कौन से है? कीड़े मकोड़े हैं, मतलब कुछ भी होता रहा इन्हें नुकसान नहीं होता। इतने सारे दौर आए, डायनासोर खत्म हो गए, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन कीट जो है ना, कुछ कीट ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं। तो हमसे पूछा गया है कि शीत नृत्य क्या होता है, और ऑप्शन का यही आंसर है, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति, मतलब कुछ जानवरों में पाई जाती, सभी जानवरों में ये नहीं पाई जाती है। जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं ना, वो कुछ जानवर या कुछ पौधे कैसे होते हैं, बिल्कुल सूख, जैसे पतझड़ एक मौसम आता है ना, पतझड़ वो भी इसी तरह का होता है, जैसे अपने यहाँ देखने मिलता है मध्य प्रदेश में, जो पतझड़ वाले पौधे होते हैं, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, वो क्या करते हैं, अपने पत्ते सारे के सारे गिरा देते हैं। तो मतलब क्या होता है, उसमें ऊर्जा कम खर्च होती है, क्योंकि पत्ते रहेंगे तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी का नुकसान होगा, तो पतझड़ आ जाता है, सारे पत्ते उनने नीचे गिरा दिए, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, पानी का नुकसान कम होगा, और फिर जैसे ही बारिश आती है तो नई कौपल उनमें आने लगती है। तो पतझड़ भी जो है ना, वो एक हाइबरनेशन की एक प्रक्रिया है, उसी तरह की एक प्रक्रिया है, और जो हाइबरनेशन है वो केवल कीटों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कीटों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब सरकार के पास जो राजस्व है, किसी राज्य के पास जो राजस्व है, एक बजट दिया गया है, तो अगर उससे ज्यादा खर्च हो गया किसी योजना में या किसी आपदा की स्थिति में, मतलब अगर कोई प्रदेश में कोई आपदा आ गई, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो बजट मिलता है ना, वो बजट से कभी कभी ज्यादा खर्च हो जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास दोषपूर्ण वित्त पोषण, या फिर बजट घाटा, या फिर दोषपूर्ण राजस्व, या फिर घाटा राजस्व। तो उसको हम क्या कहते हैं? बजट घाटा कहते हैं, मतलब राज्य को जो बजट मिलता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। जैसे मान लो अभी एक कंडीशन आई थी, कब? कोरोना काल। तो कोरोना में क्या हुआ था, सरकार की इनकम जो है ना, वो पूरी तरह से बंद हो गई थी, आम आदमी की भी इनकम बंद हो गई थी। लेकिन उस समय पर सरकार क्या कर रही थी, सभी लोगों को मेडिकल सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं, तो उसमें क्या हो रहा था, एक एक्स्ट्रा बजट खर्च हो रहा था, मतलब विदाउट इनकम आप बहुत ज्यादा, मतलब ये जो है ना बजट में शामिल नहीं था, कोरोना तो बजट में शामिल नहीं था, ये एक अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदा थी, या फिर कभी मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो एक एक्स्ट्रा बजट उसके लिए रखा जाता है। लेकिन वो बजट से भी बाहर निकल जाए, आपदा के लिए क्या होता है, सरकार के पास एक अलग से एक बजट होता है छोटा सा, जो प्राकृतिक आपदा के लिए होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऊपर बजट गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं बजट घाटा। उसको हम क्या बोलते हैं? बजट घाटा उसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्जिंग मेटल
नृपेंद्र राव एंड पेन्नार स्टोरी। ये जो बुक है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? फोर्जिंग मेटल या फिर नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी। ये जो बुक है इसके लेखक हमसे पूछे गए हैं, कौन है? ऑप्शन है हमारे पास आराधना जौहरी, रत्नाकर शेट्टी, नवदीप सिंह गिल या फिर पवन सिंह लाल। तो ये जो बुक लिखी है ना, ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है पवन सिंह लाल ने। किसने लिखी है? पवन सिंह लाल ने ये बुक लिखी है। ये लेखक के साथ साथ ये क्या है? पत्रकार भी है। ये लेखक के साथ साथ पत्रकार भी हैं। और कहाँ के हैं? ये मुंबई के हैं। और इन्हें एक बहुत ही फेमस अवार्ड दिया गया है। वो कौन सा दिया गया है? सिटी जर्नलिस्ट एक्सीलेंस का। किसका दिया गया है? सिटी जर्नलिस्ट एक्सीलेंस। ये अवार्ड जो है ना, पवन सिंह लाल जो कि मुंबई के हैं और पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं, इन्हें ये अवार्ड मिला है। उन्होंने बुक कौन सी लिखी है? फोर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है किस दिन को? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है ना, वो हम कब मनाते हैं? तो हम पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस क्या होता है। तो ये जो है ना, ये उनके लिए मनाया जाता है जो वन्य जीव या फिर जो वन्य पौधे होते हैं, वन्य पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनकी रक्षा के काम के दौरान, मतलब वन्य जीव को बचाने के दौरान जो भी सैनिक, जो भी लोग शहीद हुए हैं ना, तो उनके सम्मान के, उसकी याद के लिए, उनकी याद के लिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। जो लोग वन्य जीव या फिर वन्य पेड़ पौधों की सुरक्षा के दौरान शहीद हुए हैं। तो ये कब मनाया जाता है? ये हमसे पूछा गया है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। वन्य जीव और वन्य पेड़ पौधों की रक्षा के दौरान जो कार्यकर्ता शहीद हो जाते हैं, उनके सम्मान, उनकी याद के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमडीएल। एमडीएल क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि जहाज बनाती है। तो एमडीएल द्वारा निर्मित P-17A के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? इसके 5वें, मतलब इससे पहले भी ये 4 शिप, मतलब ये बड़े बड़े जहाज बना चुकी है। तो हमसे पूछा गया है कि 5वें स्टील्थ फ्रिगेट, मतलब 5वें जहाज का नाम हमसे पूछा गया है। तो 5वें जहाज का नाम ऑप्शन में हमारे पास ब्रह्मगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी या फिर धम्मगिरी। तो 5वां जो जहाज जो बनाया था ना, जो शिप बनाया था एमडीएल कंपनी ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तारागिरी, जो कि उत्तराखंड में एक पर्वत श्रेणी है तारागिरी, उसके नाम पे ये रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है? उत्तराखंड में स्थित एक पर्वत के नाम पे तारागिरी। तो ये जो है ना, ये एक जहाज होता है जो कि नौसेना द्वारा यूज किया जाता है। और इसके पहले भी ये 4 जहाज बना चुकी है। तो जो ब्रह्मगिरी और महेंद्रगिरी जो है ना, ये इसी के बनाए हुए जहाज है। आगे समझ में? तो ये जो है ना तारागिरी, ये एक युद्धपोत बनाती है ये कंपनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंडामस रिट का क्या अर्थ है? मंडामस रिट मतलब ये बर्ड का अर्थ हमसे पूछा गया है। ये जो बर्ड है ना, इसका अर्थ हमसे पूछा गया है कि ये इस बर्ड का अर्थ क्या है। तो ये जो बर्ड है ना, ये कोट वाला बर्ड है, मतलब एक लॉ में ये बर्ड यूज किया जाता है। तो लॉ में ये बर्ड क्यों यूज किया जाता है? जो मंत्री जो होते हैं ना, मतलब एक शासन प्रणाली होती है, उसमें जो है ना सरकारी कर्मचारियों के लिए जो आदेश दिया जाता है, मतलब किसी भी हालत में उसको पूर्ण करना है, मतलब आपको किसी भी हालत में एक आदेश दिया जाता है, वो आपको पूर्ण करना होता है। तो मंडामस रिट वर्ड वही होता है, वही हमसे पूछा गया है। तो उसका अर्थ क्या होता है? बी
ऑर्डर या फिर हम आज्ञा देते हैं। क्या अर्थ है उसका मंडामस रिट का? हम आज्ञा देते हैं। ये जो है ना, ये किसमें, ये न्यायिक प्रणाली में यूज किया जाता है मंत्रियों द्वारा।